Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. The topic which I am going to discuss today is about ligand. कल की वीडियो हमने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी पे एंड की थी। आज हम उसी को आगे से कंटिन्यू करते हुए लिगेंड्स के बारे में देखते हैं। Ligand, a substance which donate a pair of electron to central metal atom or ion is called ligand। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है ना वो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि उसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और उस सेंट्रल मेटल एटम के सराउंड जो होते हैं ना वो लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो अब आपने लिगेंड को याद रखना है कि लिगेंड क्या होता है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड हमारे पास होंगे ना, जो उसको सराउंड कर रहे होंगे, वो लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, सबस्टांस और वो जो लिगेंड्स होते हैं ना वो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करते हैं। सबस्टांस विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड लिगेंड। अब आपको लिगेंड की डेफिनेशन अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि ये ऐसे सबस्टांस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना उसे डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, उन्हें हम बोलेंगे लिगेंड। तो ये थी लिगेंड की डेफिनेशन। The bond formed between central metal atom or ion and ligand is coordinate covalent bond। अब जब एक सेंट्रल मेटल एटम है आपके पास, उसको जिसने सराउंड किया हुआ है वो लिगेंड है। अब सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के दरमियान जो बाड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उस बाड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाड। ठीक है, जो कि आयोनिक बाड से स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाड होता है ना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है और ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के दरमियान जो बाड बनता है उससे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्योंकि जब लिगेंड डोनेट करते हैं ना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को, तो एक बाड बन जाता है। बेसिकली यहाँ पर उस बाड को हम कह रहे हैं कि वो जो बाड बनेगा ना सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के दरमियान, उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम तीसरी बात देखें लिगेंड में, तो लिगेंड कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। अब वो जो लिगेंड है ना, जो लिगेंड जो लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, वो तीन तरह के हो सकते हैं। या तो वो पॉजिटिव होंगे, या वो नेगेटिव होंगे, या वो न्यूट्रल होंगे। NO पॉजिटिव, H2N NH2 ये हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड है, जैसे कि आप देख सकते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव साइन है। Cl नेगेटिव, CN नेगेटिव, OH नेगेटिव, इनके ऊपर कौन सा साइन है? नेगेटिव। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास नेगेटिव लिगेंड है। और वाटर और अमोनिया जो होता है ना हमारे पास, ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि लिगेंड तीन तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और उसके अलावा तीसरे न्यूट्रल। तो ये लिगेंड के बारे में मैंने आपको तीन बातें बताई हैं। सबसे पहले मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई है, जो कि आपने माइंड में रखनी है कि लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है। ठीक है, और लिगेंड वो होता है जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करेगा, उसे हम कह रहे हैं लिगेंड। पहले उसकी डेफिनेशन होगी। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के दरमियान बाड बनता है ना, उससे उस बाड का नाम होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाड, क्योंकि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है। और मैंने आपको कल की वीडियो में ये भी बताया था कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, वो एक्ट करता है एज ए लुईस एसिड, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो जो लिगेंड होते हैं ना वो एक्ट करते हैं एज ए लुईस बेस। अब बेस क्यों? क्योंकि वो डोनेट कर रहे होते हैं। सो सेंट्रल मेटल एटम एक्ट एज ए लुईस एसिड, और सेंट्रल मेटल जो एटम है वो तो लुईस एसिड के तौर पर करेगा, लेकिन जो लिगेंड्स हैं वो लुईस बेस के तौर पर एक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम को। तो ये पहले आपने इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि जो मेटल और सेंट्रल मेटल एटम और आयन और लिगेंड के दरमियान जो बाड बनता है उस बाड को हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाड कहते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग बाड होता है। और तीसरी बात ये माइंड में रखनी है लिगेंड को लेके कि लिगेंड जो होते हैं हमारे पास वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और मैंने इन तीनों टाइप के लिगेंड्स की नीचे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। NO पॉजिटिव, पहले वाला कॉलम पॉजिटिव लिगेंड है, दूसरे वाला हमारे पास नेगेटिव लिगेंड है, और तीसरे वाला हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है। जो वाटर और अमोनिया होती है ना, ये न्यूट्रल लिगेंड है। वैसे तो बहुत सारे न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, लेकिन बस मैंने आपको बताने के लिए कि तीन टाइप के लिगेंड हैं, उनमें न्यूट्रल मैंने ये दो लिखे हैं, वाटर और अमोनिया। सो ये था लिगेंड के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है,
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में अगर हम देखें, द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज़ द नॉन आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स कंपाउंड विच कंसिस्ट ए सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल आयन सराउंड बाय नेबरिंग एटम आर ग्रुप। अब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, ये हमारे पास क्या होता है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है ना, अब आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स आता है, आप देखोगे कि उसके बाहर भी कोई ना कोई एटम होगा, ठीक है, और उसके अंदर फिर ना एक ब्रैकेट होगी, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके ब्रैकेट के अंदर भी लिखे होंगे एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, साथ में लिगेंड। अब बेसिकली जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है ना, या उस पूरी ब्रैकेट को मैं कह रही हूँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसका मतलब है कि वो जो आपके सामने कोई भी कम्प्लेक्स आ जाता है, तो जो ब्रैकेट के अंदर मेंशन होगी ना चीज़ें, ये उस पूरी ब्रैकेट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है। अब नॉन आयोनाइजेबल क्यों होता है? क्योंकि ये इसमें जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम और आयन के दरमियान जो बॉन्ड बना होता है ना, वो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यही वजह है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, वो नॉन आयोनाइजेबल है। यानी अब आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स है, उसके अंदर जो हमारे पास मेटल और लिगेंड है वो आयोनाइज नहीं होंगे, ठीक है। वैसे अगर हम देखें ना, तो हमारे पास कम्प्लेक्स होता है, उसके बाहर भी कोई ना कोई एटम या आयन होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ आयोनिकली अटैच होते हैं, वो आयोनाइजेबल होते हैं। लेकिन इस बात को आपने याद रखना है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ना, वो नॉन आयोनाइजेबल होता है, वो आयोनाइजेबल नहीं होता, वो नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है किसी भी कम्प्लेक्स का, ठीक है। विच कंसिस्ट, और वो क्या कंसिस्ट कर रहा होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर? एक हमारे पास सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल होता है, उस स्फीयर के अंदर एक मेटल होगा, और दूसरा हमारे पास क्या होगा कि उसके सराउंड हमारे पास क्या होंगे, जो कि सराउंड होगा एटम आर ग्रुप्स, ठीक है। सो एटम आर ग्रुप इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। एटम और ग्रुप जो है ना, वो इनक्लोज होंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट में। और जो कोऑर्डिनेशन सेंटर, लिगेंड अटैच टू कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड नेट चार्ज ऑफ केमिकल कमांड एज अ होल फ्रॉम कोऑर्डिनेशन स्फीयर व्हेन रिटन टुगेदर। अब जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन सेंटर है ना, उसमें क्या है कि मेटल है हमारे पास, लिगेंड ने उसको अटैच किया हुआ है कोऑर्डिनेशन सेंटर को। अब जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर बेसिकली चार्ज होता है ना, अब ये जो आपको, जैसे कि आप नीचे देखें एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे ना, ये एक हमारे पास कम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ये जो चार्ज है ना, जैसे ये -4 लिखा हुआ है, मैं इसकी बात कर रही हूँ आयनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो आपके सामने कम्प्लेक्स लिखा हुआ है। अब ये जो इसके ऊपर चार्ज है ना, ये किस किस का सम है? ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और उसके सराउंड जो लिगेंड्स होते हैं ना, उनके चार्ज के सम को हम इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर लिखते हैं, और फिर उस चार्ज को हम कहते हैं चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो ये हमारे पास चार्ज होगा उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज यूजुअली अकम्पेन्ड बाय काउंटर आयन। और ये काउंटर आयन किससे कह रहा है कि ये, अब आप देखें जैसे आयनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, ये एक कम्प्लेक्स है ना। अब आपको इतना तो समझ आ गया कि ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, इसको आप कह रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट में जो है, या इस पूरी स्क्वायर ब्रैकेट को आप कह रहे हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो इसके साथ ना सम टाइम अगर तो वो कम्प्लेक्स न्यूट्रल है ना, ठीक है, तो फिर इसमें हमारे पास, अगर तो वो कम्प्लेक्स हमारे पास न्यूट्रल है ना, तो क्या होगा कि उसका कोई काउंटर आयन नहीं होगा। लेकिन सम टाइम न्यूट्रल भी होते हैं। लेकिन पहले एग्जांपल में अगर आप देखें ना, एन आयनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो इसमें जो के पॉजिटिव है ना, तो ये इसका काउंटर आयन है कम्प्लेक्स का, जो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब आप एग्जांपल देख लो, जैसे कि एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें अब K4 क्या है? ये बेसिकली हमारे पास काउंटर आयन है, ठीक है। Fe क्या है? ये अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। और Cn×6 क्या है? ये हमारे पास लिगेंड है जिसने सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड किया हुआ है। और -4 जो इस ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है, वो क्या है? वो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसी तरह कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर की भी एग्जांपल लिखी हुई है। इसमें आप देखो कॉपर है, ठीक है, NH3×4। अब कॉपर क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। अमोनिया इसमें क्या है? लिगेंड्स हैं, ठीक है। इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज है +2, वो क्या है हमारे पास? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और SO4 नेगेटिव की बात करें तो ये सल्फेट है, जिसकी वैलेंसी जो होती है ना, वो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। तो ये जो सल्फेट है ना, ये बेसिकली ये काउंटर आयन है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट देखें तो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। अब इसमें यह है कि इसमें कोई भी काउंटर आयन नहीं है। इसमें अगर ब्रैकेट जो आपके पास होगी ना कम्प्लेक्स की, उसके ऊपर ऑन द होल चार्ज ऊपर जो पूरा 0 अगर आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि वो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, वो आपके पास न्यूट्रल है, ठीक है।
तो ये सारा था हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में। नेक्स्ट अगर हम देखें ना तो आ गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। सो इट रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड थ्रू विच लिगेंड आर बाउंड टू द कोऑर्डिनेशन सेंटर। फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर हम कहते हैं कि अगर आप देखो ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है ना उसको कितने लोन पेयर जो है वो डोनेट कर रहे हैं लिगेंड्स, ठीक है, कि कितने लोन पेयर उस सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट हो रहे हैं, उसको हम उन नंबर को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। अब एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं जो आपके पास पहला कम्प्लेक्स है, इसमें आप देखो ना तो K4 तो काउंटर आइन हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब F ये सेंट्रल मेटल एटम है, Cn/6 हमारे पास क्या है, लिगेंड है, ठीक है। अब आप ये देखो कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। अब आपको कैसे पता चला 6 है? क्योंकि अब इसमें जो Cn है ना वो 6 है और वो 6 सेंट्रल मेटल एटम को अपने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट होंगे सेंट्रल मेटल एटम को, बेसिकली वो ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखो ना तो उसमें क्या है, Pt हमारे पास जो प्लैटिनम है वो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, Cl NO2 NH3 ये सारे हमारे पास क्या है, लिगेंड है। एक कम्प्लेक्स के अंदर एक से ज़्यादा लिगेंड भी हो सकता है, जैसे कि आपने ये नहीं कहना कि अब इसमें Cl भी आ गया, ये भी सारे लिगेंड हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम के सराउंड अटैच हैं। अब आप इसको काउंट करो, अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, ठीक है, तो आप देखो अमोनिया 4 हैं, NO2 1 है 5 और Cl 1 है 6। इसका मतलब है कि इसमें टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हुए, 6 हुए। और ये क्या नंबर है, जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर इतने डोनेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर आप देखो ना तो Pt C2O4/2, अब C2O4 ऑक्सलेट होता है, ठीक है, ऑक्सलेट है। अब इसमें क्या है कि अब आप ये बोलोगे कि इसमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है क्योंकि यहाँ पर C2O4 तो टाइस में है, इसके ब्रैकेट के बाद जो है वो 2 लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही चीज़ है जो आपने माइंड में रखनी है कि अब ये जो ऑक्सलेट है ना यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब 4 क्यों होगा? क्योंकि ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। ऊपर जितने भी आपने देखे थे ना Cn वो मोनोडेंटेट था। अब इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी, मोनोडेंटेट क्या होता है, बाइडेंटेट क्या होता है, पॉली। लेकिन अभी अगर शॉर्टली बताऊँ तो मोनोडेंटेट मतलब कि वो एक जो है ना वो लोन पेयर ऐसे डोनेट करेगा। अब Cn6 है ना तो वो उसके पास के वैलेंसी होगी टेंडेंसी कि वो एक तरफ से देगा, मोनो मीन एक, ठीक है। लेकिन अब बाइडेंटेट है ना तो इसका मतलब है कि ये दोनों तरफ से डोनेट कर सकते हैं अपने लोन पेयर को, ठीक है। तो ऑक्सलेट जहाँ पर भी होगा आपने याद रखना है कि जो ऑक्सलेट आइन होता है या ऑक्सैलिक एसिड वो बाइडेंटेट होता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास ये टेंडेंसी होती है एक लिगेंड के पास कि वो दो तरफ से शेयरिंग कर सकता है, दो तरफ से वो बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो यही वजह है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों है, क्योंकि ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। ये मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, इनके बारे में मैं इंशाल्लाह डिटेल से आपको वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट अगर हम देखें चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो ये आपको पता चल जाना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होता है वो किस चीज़ का सम होता है। आपको ये पता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल होता है और लिगेंड होता है। अब आप मेटल और लिगेंड के ऊपर जो जो चार्ज बन रहा है उस चार्ज को जब प्लस करके उस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आप कॉर्नर पे ऊपर बाइट जब लिखोगे ना जो भी चार्ज बनेगा उसको प्लस करके, बेसिकली वो उसका जो है वो कोऑर्डिनेशन वो उसका जो है ना वो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। और वो कैसे आएगा, जब आप मेटल के ऊपर जो चार्ज है उसको और जो लिगेंड के ऊपर चार्ज है उसको सम करोगे तो आपके पास चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ जाएगा। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग. I hope you people like it. Please like my video and subscribe my channel by clicking the bell icon. Thank you so much. Allah Hafiz.